हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में अभी हमारे फंडामेंटल राइट्स ही चल रहे हैं, हमारे मूल अधिकार ही चल रहे हैं, जो कि हमारे संविधान के तीसरे भाग में आते हैं। तो आज हमारे इस टॉपिक की 16वीं क्लास है। अब तक 15 क्लास हमारी हो चुकी हैं। तो जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं ली हैं तो प्लीज़ आप पहली क्लासेस लीजिएगा, तब आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आएगी। सो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए कि आप और बच्चों तक भी इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। अगर आपको कंटेंट से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए, या आपके कोई सजेशंस हो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस बनानी शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए अब अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान लिया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं। लेकिन अब हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में जान रहे हैं, उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 हमको क्या बताता है, आर्टिकल 15 क्या बताता है, आर्टिकल 16 क्या बताता है। तो हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट है, जो हमारा पहला मूल अधिकार है या हमारा पहला मौलिक अधिकार है, तो वो क्या है? समानता का अधिकार। क्या है वो? समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में हमने कौन से आर्टिकल के बारे में पढ़ लिया? आर्टिकल 14 पढ़ लिया, आर्टिकल 15 पढ़ लिया, आर्टिकल 16 पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम अपने दूसरे मौलिक अधिकार के पर आएंगे। ठीक है, जो दूसरा मौलिक अधिकार है फिर हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक हम ये सब चीज़ पढ़ चुके थे, तो चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ हमने पढ़ ली थी, हमारी जो प्रीवियस क्लास है उनमें ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सारा कुछ हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने सब जान लिया था। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं रही है जो डिटेल में किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम करे ये समझने में, क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं ना, ऊपर ऊपर से जब हम पढ़ते हैं तो माइंड में ये रहता है कि ये आया तो आया कहाँ से, ये है तो है क्यों, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब हम डिटेल में किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद हम किसी भी एग्ज़ाम को दें, चाहे वो एग्ज़ाम छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमको जब सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं और अगर हमको याद भी नहीं है ना, लेकिन हमने डिटेल में उनके बारे में पढ़ा हुआ है, तो क्या होता है कि क्वेश्चन को देखकर चीज़ें हिट कर जाती हैं कि हाँ, हमने इसको तो जब पढ़ा था। थोड़ा हम जब कोरिलेट करते हैं तो उसी के आसपास हम पहुंच जाते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन सही भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सब जब हमें स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए तो एक बार तो शुरू में बिल्कुल डिटेल से ही पढ़ना चाहिए, तभी फिर उसके बाद चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है, तो हमने ये सारा भी पढ़ लिया था, ये भी कर लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता को हम छुआछूत भी बोल सकते हैं और अनटचेबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अस्पृश्यता के अंत में ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आता है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 17 क्या बताता है? आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है अस्पृश्यता के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, वो अब हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। तो आर्टिकल 17 जो है वो क्या करता है? जो छुआछूत है, जो अस्पृश्यता है, उसको समाप्त करने की व्यवस्था किसके अंतर्गत है, या कौन से आर्टिकल के अंदर बताई गई है? हमारे संविधान द्वारा आर्टिकल 17 में बताई गई है। तो इसका आचरण निषिद्ध करता है कि ये सब चीज़ क्या है, हमारे भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था? पहले मैं आपको एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताती हूँ, हिस्ट्री में पढ़ेंगे वैसे तो। पहले क्या होता था, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पे क्या किया जाता था कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो नीची जाति को जिनको मानते हैं, जाति मतलब नीचा ऊंचा कुछ नहीं होता, सब इक्वल होते हैं, लेकिन लोगों ने ये धारणाएं बनाई हुई हैं, लोगों ने ये सब चीज़ें बनाया हुआ है। तो नीची जाति किनको मानते थे उस टाइम पे? जैसे साफ सफाई वाले, सफाई कर्मचारी हो गए, तो इन सब लोगों को, इनको नीची जाति में माना जाता था। कब माना जाता था? हमारे देश को आज़ाद होने से पहले, जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, तो उस टाइम ये सब चीज़ें
बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो मतलब ऐसा मानते थे कि जो ऊंची जाति के लोग हैं जिस रास्ते जाएंगे, अगर कोई नीची जाति वाला है तो उसको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। और बहुत सी बुक्स में तो ऐसा भी है जो पढ़ी है कि वो क्या करते थे, वो लोग अपने कमर के पीछे झाड़ू बांध के चलते थे कि जिससे क्या हो कि जब उनके पैरों के निशान भी साथ के साथ साफ होते चलें। और जिस कुओं में या जिन तालाबों में जो ऊंची जाति के लोग हैं अपना पानी वगैरह भरते हैं या अपना पानी वगैरह यूज़ करने का लेके जाते थे, तो वहाँ नीची जाति के लोग नहीं आ सकते। उनको मंदिरों में पूजा करने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था, सारी चीज़ें देखते हुए हमारे देश के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको मेंशन किया मूल अधिकार के अंदर। ये बताया कि कोई भी नीचा ऊंचा क्या है, सब नहीं है। सब संविधान क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति नीचा या ऊंचा नहीं है, ऊंची जाति का नीची जाति का नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के लिए सब एक बराबर है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या किया जाएगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा और उसको दंड दिया जाएगा। तो जो मैंने आपको समझाया, आई होप ये इस बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें तो और ज़्यादा सारी चीज़ें समझ आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है अस्पृश्यता की उपज किसी निरयोग्यता को लागू करना अपराध होगा। मतलब अस्पृश्यता जो है, जो अनटचेबिलिटी है, उसकी जो उपज किसी निरयोग्यता को लागू करना अपराध होगा। यदि छुआछूत से रिलेटेड कोई भी निरयोग्यता है, कोई भी ऐसा कोई भी व्यक्ति काम करता है किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी लिंग का हो। आपको क्या लगता है कि जातियों के ऊपर ही भेदभाव होता है? लिंग के ऊपर भी तो होता है। जो फीमेल्स होती हैं, धीरे धीरे ये चीज़ कम हो रही है, लेकिन लड़का और लड़की में जो है बहुत ज़्यादा लोग अभी भी भेदभाव करते हैं। धीरे धीरे हो रहा है कम, जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं उनको ये चीज़ समझ आती जा रही है। तो ये जो आर्टिकल है ये इन सब चीज़ों के बारे में ही बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जो कि हमारा जो विधि है, हमारा जो विधान है, हमारा जो संविधान है, उसके अनुसार दंडनीय होगा, मतलब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है 1976 में 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम, 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया। तो 1976 में क्या हुआ, जो अधिनियम था अनटचेबिलिटी अधिनियम जो 1955 में, उसका जो मूलभूत उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। और इसको अमेंडमेंट करके जो अस्पृश्यता जो अधिनियम था 1955 1976 में, इसमें अमेंडमेंट किया और इसको नया नाम दिया। क्या नाम दिया? नागरिकता अधिनियम की रक्षा, मतलब कि नागरिक अधिकारों की रक्षा। क्या नाम, नया नाम दिया गया इसको? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, इसको नया नाम दिया गया। तथा इसमें विस्तार कर दंडित अपराध और सख्त बनाए। और इसको क्या हुआ, थोड़ा सा और एलोबरेट किया। और साथ ही साथ इसमें जो दंडित उपबंध है, मैंने गलत बोल दिया अपराध, जो दंडित उपबंध है मतलब कि जो पनिशमेंट है उसको क्या किया गया और सख्त बनाया गया और हार्ड बनाया गया। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों पर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अब इस अधिनियम में क्या किया गया, जो 1955 का अधिनियम था अस्पृश्यता अधिनियम, उसमें जब 1976 में अमेंडमेंट किया गया तो इसमें साथ ही साथ क्या किया गया, अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मतलब किसी भी प्रकार की किसी भी काइंड की जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, सभी तरीके की अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त कर उसको सुनिश्चित किया गया। मतलब उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई किसमें? आर्टिकल 17 में। ठीक है, अगर आपको अनटचेबिलिटी के बारे में ज़्यादा और अच्छे से जानना है तो आप जो BR अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी जो खुद की जो मतलब
बच्चों की बुक्स में बताई गई हैं, जो एनसीईआरटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके साथ किस तरीके के से भेदभाव किया गया था। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो और आप और अच्छे से जानेंगे कि भेदभाव किस तरीके से किया जाता था पहले टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। जो अस्पृश्यता शब्द है, जो अनटचेबिलिटी जो वर्ड है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलें या अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं, अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में, मतलब कि ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही अधिनियम में, ना ही जो एक्ट है अस्पृश्यता एक्ट उसमें परिभाषित किया गया, मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। हालांकि क्या हुआ, जो मैसूर उच्च न्यायालय है, जो मैसूर का जो हाई कोर्ट है, उसने आर्टिकल 17 में उसके अंदर कोई मामला था, तो उसमें क्या व्यवस्था थी, उसमें ये बताया अस्पृश्यता के बारे में कि इसकी कोई शाब्दिक और व्याकरणीय समझ, इसका प्रयोग क्या है, समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। मतलब जो इसका प्रयोग है वो क्या है, एक तरीके से ऐतिहासिक है, एक तरीके से हिस्टोरिकल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार सामाजिक नियोक्ता। अब इसका संबंध क्या था, इसका संदर्भ क्या है कि कुछ लोगों के, कुछ वर्गों के, मतलब कुछ वर्ग थे, उनके कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार सामाजिक नियोक्ता। मतलब जैसे क्या अस्पृश्यता होती थी कि कुछ पर्टिकुलर वर्ग हैं, उनकी उसमें के अंदर भी क्या है, उनके कुछ लोग हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, उनके जन्म को लेकर, कुछ जातियों के लेकर, तो इन सब में क्या थी, सामाजिक नियोक्ता। अतः यह कुछ व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इसका बहिष्कार नहीं है। तो अतः ये क्या है कि कुछ व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवा इत्यादि से इसका बहिष्कार क्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, मतलब ये कहता है, ये आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 17 के सामाजिक या फिर धर्म संबंधी जो सेवाएं हैं, कोई भी व्यक्ति यदि कर रहा है तो उसको किसी भी तरीके से बहिष्कृत नहीं किया जाएगा, उसका बहिष्कार नहीं किया जाएगा, जैसे हमारा देश आज़ाद होने से पहले होता था। ठीक है, तो ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, इसके बारे में आर्टिकल 17 में बताया गया है। आगे क्या कहा गया है? आगे बोला गया है उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा और इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा, उसने ये बोला कि जो आर्टिकल 17 है, जिसको हम अस्पृश्यता का अंत बोलते हैं, उसके तहत यह व्यवस्था दी, ये बताया, ये कहा कि ये जो अधिकार है ये निजी व्यक्ति, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भी है और संवैधानिक, और जो राज्य है, जो स्टेट है, जिसमें भी स्टेट में जो भी लोग रह रहे हैं, उनका यह दायित्व होगा कि यदि इस अधिकार का हनन होता है, किसी भी व्यक्ति का यह अधिकार हनन होता है, तो उसके रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाए। चाहे वो किसी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति भी उठा सकता है उसके लिए। यदि हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है, हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम अपनी संविधान की रक्षा करें। अगर हमारे सामने किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो हमारे सामने जो चीज़ गलत हो रही है, तो वो चीज़ उस दूसरा जो पर्सन है उसके साथ हम गलत ना होने दें, तो उस पर भी हम क्या करें, कुछ कदम उठाएं। ऐसे ही राज्य के लिए है, अगर किसी राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो वो उस राज्य की जिम्मेदारी होती है कि उसके साथ उसके किसी ये जो अधिकार है इसका हनन ना हो, उसको रोकने के लिए राज्य क्या करे, जरूरी कदम उठाए। ठीक है, तो आई होप ये जो हमारा जो आज का आर्टिकल है, आर्टिकल 17, तो ये आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अस्पृश्यता का अंत क्या होता है। आर्टिकल
17 किस प्रकार से अस्पर्श था, जिसको हम अनटचेबिलिटी भी बोलते हैं या फिर छुआछूत भी बोलते हैं, उसका अंत कैसे करता है, उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। सो गाइज, आज की क्लास इतनी ही है। कल हम आर्टिकल 18 के बारे में जानेंगे और फिर हम किसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं, अपने जो हमारे स्वतंत्रता के जो राइट्स हैं, राइट्स हम जो हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो आज आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कोई मॉडिफिकेशंस चाहिए या कुछ भी तरीके का, या फिर किसी और सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और बच्चों तक भी प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी कंप्लीट में जीएस पढ़ सकें और इस चैनल से जुड़ सकें। और बच्चों से भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कराइए। अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।